बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, today we are starting with the chapter 9 solutions। तो बड़ा जी, इससे पहले कि हम टॉपिक जो है वो शुरू करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है मैंने फर्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में दिया था। दोबारा से मैं वहीं से शुरू करता हूँ, एक छोटी सी कहानी। ठीक है ना जी। बेटा जी, केमिस्ट्री जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस गिवन बाय द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लफ्जी मतलब कॉम्पोजिशन होता है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैज़ मैस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। मैं, आप, हवा, पानी, ज़मीन, पूरी सितारे जो है, सॉरी सितारे मैंने कह दिया, सियारे, ठीक हो गया ना। तो ये सब क्या है? ये मैटर है। तो जो चीज़ मैस एंड वॉल्यूम रखती है, चाहे वो एक रेत का जर्रा है, चाहे वो एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, या एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो मैटर है। चलें जी। तो मैटर जो है वो केमिस्ट्री में, बेटा जी हम केमिस्ट्री में वी क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी इनटू टू टाइप्स। प्योर मैटर इज कॉल्ड सबस्टेंस which is further classified into two categories, elements and compounds, while impure matter is called mixture, in which the constituent particles are not present in a definite proportion। ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक हो गया, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो बेटा जी जो है, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है ना जी, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? सॉल्यूशंस के नाम से। तो बड़ा जी इसलिए मैं, हालांकि ये थोड़ा सा मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन जितनी मैंने ये करवाई हैं ये आपने नोट कर लेनी है। स्मार्ट सिलेबस वाले भी ये नोट कर लें, समझ लें, याद कर लें, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि इनको समझेंगे तो फिर आपको अगले टॉपिक भी समझ में आएंगे, तो बाकी जो हम फिर छोड़ लेंगे। तो अगर आप देखें जी, सॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन ऑन एवरेज इज ए होमोजीनियस यकसा, एक ही फेज रखने वाला, एक ही फिजिकल स्टेट रखने वाला मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर और आयनिक सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर एक फिजिकल स्टेट इख्तियार कर लें, तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा जी अगर मिसाल के हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी होते हैं, जैसे सस्पेंशन, हवा में गर्द, हवा में धुआं, ठीक है जी, पानी के अंदर आटा डाल दें या पानी के अंदर मिट्टी डाल दें थोड़ी सी, तो वो एक सस्पेंशन सा जो बन जाता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होता है। तो बहरहाल हमने सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर्स को कहा है केमिस्ट्री में। अब बेटा जी सॉल्वेंट कौन है? ए सब्सटेंस इन लार्ज क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जो ज्यादा मकदार में होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट कौन है? ए सब्सटेंस इन स्मॉल क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में थोड़ी मकदार में होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अच्छा जी, फिर बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। पहले मोलैरिटी बेटा जी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक हो गया ना जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ना उसकी स्ट्रेंथ को बयान करती है। मसलन आपने 2 गिलास पानी के ले लें, एक में 1 चम्मच चीनी का डाल दें, दूसरे में 2 चम्मच चीनी का डाल दें, तो ज्यादा मीठा कौन होगा? 2 चम्मच चीनी वाला। तो उसकी ताकत ज्यादा हो गई है, सॉल्यूट की मकदार,
तो उस सॉल्यूट की मकदार को यूनिट वॉल्यूम में जो मेजर किया जाता है वो सॉल्यूट की ताकत को बयान करती है, उस सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ को, रोल को, पावर को। जी, तो मोलैरिटी, मोल पर डीएम क्यूब, कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फार्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी स्मॉल एम से, मोलैलिटी ठीक है जी, स्मॉल एम से मोल पर किलोग्राम, ठीक हो गया जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल उसी की तरह इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में फार्मूला मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम। अब बेटा जी आप पेज नंबर 260 पे आ जाएं। पेज 260 पे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बेटा ये मैंने डिफरेंसेस लिख दिए हैं, ये आपने अपनी किताब पे एक कागज पे लिख के किताब में स्टेपल कर लेने हैं, द बेस्ट वन, ठीक हो गया ना जी। लो जी, आइडियल सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शंस, पहला पॉइंट, फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस। बड़े जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप होते हैं ना, तो फिर वो उनके पोल्स, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल्स के आमने सामने आते हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आता है, या नेगेटिव नेगेटिव के सामने आता है, या पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आता है। इस चीज को क्या कहते हैं? इंटरैक्शन। तो बुनियादी तौर पर आप अट्रैक्शन समझ लें जी। फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट कौन है? मिक्स स्टेट, आर सेम, उतनी ही होती है उन फोर्सेस की स्ट्रेंथ एज इन देयर प्योर स्टेट, जितनी उनकी प्योर स्टेट में थी। मसलन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलों में 10 न्यूटन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों में 15 न्यूटन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो 15 और 10 25 न्यूटन हो गया। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलों की टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर कितनी है जी? 25 न्यूटन है। तो हम कहेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। आगे, forces of interaction between the molecules of solute and solvent in solution यानी mixed state are not same as in their pure state, जैसा कि उनकी प्योर स्टेट में जी। तो बड़े वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज, volume of ideal solution is equal to sum of volumes of components, sum of volumes of components यानी solute and solvent, यानी V solution is equal to, मैथमेटिकल भी आप लिख सकते हैं, V solution is equal to V solute plus V solvent। मैं ऐसे रहने देता हूं, ये ज्यादा खराब हो जाएगा। मसलन आपने 50 ml जो है 50 मिलीलीटर जो है वो इथेनॉल को 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद दोनों का फाइनल वॉल्यूम 150 ml हो गया है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर जो है वो 150 नहीं होता, 148 हो जाता है या 152 हो जाता है, तो फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज not equal to sum of volumes of components यानी solute and solvent। enthalpy of solution जिसे heat of solution भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? heat of solution जी। ideal solutions have zero enthalpy changes, del H solution is equal to 0, ठीक है ना जी। यानी ना हीट खारिज होनी, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो ना हीट खारिज होगी ना जज़ब होगी। मैं बताता हूँ सारा कुछ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट हैव जीरो एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है ना जी। तो यानी कि या तो वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। अब बेटा जी इन दोनों चीजों का तल्लक जो है वो उसके साथ ही है। देखिए बेटा जी, अगर तो बराबर बराबर इंटरैक्शंस रहेंगी तो फिर इसका मतलब है कि जितनी जगह वो पहले घेर रहे थे, जितने वो पहले क्लोजली पैक्ड थे, अब भी उतने क्लोजली पैक्ड रहेंगे। इसलिए वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर होगा। लेकिन और इसी तरह से जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्सअप हो रहे होंगे तो उनकी अपनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ब्रेक कर रही होंगी, यानी एंडोथर्मिक हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी। लेकिन जब फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके आपस में सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस बनाएंगे तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी। देखिए हमने आपको चैप्टर 6 में पढ़ाया हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज
एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अट्रैक्शंस का ब्रेक करना, सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शंस का ब्रेक करना एंडोथर्मिक, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस का ब्रेक करना एंडोथर्मिक। तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्शंस, बॉन्ड्स का बनना क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शंस एक उतनी ही रहनी है जितनी के पहले थी, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होगी, 0 के बराबर। लेकिन इसमें अट्रैक्शंस क्योंकि बराबर नहीं रहनी है, तो इसलिए क्या होगा, या तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्गर होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सॉरी अट्रैक्शंस अगर बढ़ गई तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से। और अगर जो है वो अट्रैक्शंस कम हो गई तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये सेम ऐसे ही है, अगर अट्रैक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गई पहले की बनिस्बत, तो क्या होगा, ओवरऑल हीट खारिज की जाएगी तो नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। और अगर जो है वो पहले की बनिस्बत जो है वो कमजोर बनी तो फिर इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा अब्सॉर्ब होगी जी। तो बेटा जी फोर्थ, राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो ये राउल्ट्स लॉ क्या है, थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया है, P is equal to P naught x1 and P is not equal to P naught x1। तो बेटा जी ये राउल्ट्स लॉ को ही आप डिस्कस करते हैं जी बेटा जी। तो राउल्ट्स लॉ जो है इसका बेटा जी पहले हम इसको 3 तरह से स्टेट करते हैं। तो उसको स्टेटमेंट को समझने से पहले जो है वो मुझे आपको थोड़ा सा याद करवाना होगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना जी। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर हम एक लिक्विड ले लेते हैं किसी कंटेनर में, ठीक हो गया, ये मिसाल के तौर पर मैंने वाटर ही फर्ज करने ले लिया है। तो वाटर की सरफेस जो है उसमें तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, लेकिन अंदर जो है वो उनमें कुछ थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं। बहरहाल दे आर रैंडमली मूविंग कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस से स्केप आउट होते हैं और क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वेपर्स। हमने इसको ना ऊपर से बंद कर दिया है, ये हमने क्या लगा दिया है, इसका लिड, ढक्कन बंद कर दिया बीकर को। तो ये वेपर्स जो हैं जो लिक्विड की सरफेस पे पैदा हो रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनकी स्टेट कौन सी है, गैसियस स्टेट है। जो नीचे वाले हैं वो लिक्विड स्टेट वाले हैं। जो गैसियस स्टेट वाले यानी वेपर्स हैं उनको मैंने देखा डबल डैश लगाया है। तो ये जब आपस में टकराएंगे, कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराएंगे, तो उस वक्त जो है ये एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दे तो प्रेशर बन जाएगा। तो हम क्यों इस प्रेशर को फिर क्या कहेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स यानी वेपर प्रेशर। लेकिन वो प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेपोरेशन को, ठीक हो गया ना जी, किसको, इवेपोरेशन को। और ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडेंसेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडेंसेशन को। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ये वेपर जब दोबारा यहां पे टकराएंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, तो उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। लेकिन कब, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन द वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम with its own liquid at a given temperature is called vapor pressure। ठीक हो गया बेटा जी। तो अब वेपर प्रेशर जो है उसका तल्लक, उसके वो 3 फैक्टर्स उसको करते होते हैं फैसला। एक नेचर ऑफ द लिक्विड, पहला अगर उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है तो वेपर्स कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक हो गया ना जी। अगर हाई टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलों की ज्यादा होगी लिक्विड के मॉलिक्यूलों की, और वो ज्यादा आसानी से सरफेस से एस्केप कर सकते हैं, वेपर ज्यादा बनाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक हो गया ना जी। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है ना जी, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे,
और ज्यादा वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम पे आके ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होने से वेपर प्रेशर कम होगा। जरा देखें, लेट्स सपोज अब हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बीच में अब हमने क्या कर दिया है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल यहां सरफेस पर भी तो होंगे, तो सरफेस एरिया पहले की निस्बत क्या हो गया है 1 2 3, ठीक है ना जी। चले ये लें, ये भी मैंने कर दिया, 4 मॉलिक्यूल जो है वो मैंने सरफेस एरिया अब लीक, ये सरफेस एरिया पहले की निस्बत क्या हो गया कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से जो है एवेपोरेशन कम होगी, ठीक है ना जी। तो कंडेंसेशन भी कम होगी, लेकिन वेपर्स की तादाद पहले की निस्बत इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगी थोड़ी हो जाएगी। तो जब वेपर्स की तादाद थोड़ी होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर अगर आप पी नॉट कहते हैं, तो फिर इन जो है वो सॉल्वेंट इन सोल्यूशन उसके वेपर प्रेशर को हम फिर क्या कह देते हैं जी पी। तो भाई पी क्या होगा स्मॉलर होगा पी नॉट से। पी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉरी पी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओरिजिनल, ठीक हो गया जी पी नॉट। और जो पी है वो क्या है, वो पी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन पी से। और पी क्यों कम होना है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो पहले की बनिस्बत कम हो जाना है। सॉल्यूट की वजह से सरफेस एरिया जो है वो लिक्विड का सॉल्यूशन में यानी कंटेनर में कम हो जाएगा, और कम वेपर्स बनेंगे तो कम वेपर्स वेपरेशन भी कम होगी, कंडेंसेशन भी कम होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पर वेपर्स की तादाद थोड़ी होगी और इसलिए वेपर प्रेशर लो होगा ओरिजिनल स्टेट के मुकाबले में, प्योर स्टेट के मुकाबले में। तो बेटा जी अब जो है राउट्स लॉ की तरफ चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, जिसे हमने पी से कहा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट हासिल जरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 इन सॉल्यूशन p इज इक्वल टू पी नॉट कहता हूं जी बेटा जी। तो अब राउट्स लॉ जो है इसमें देखें कि x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा जी मिसाल के तौर पर जो है एक बंदे के जो है ना वो एक बंदे के 100 खेत हैं, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, और उसके 2 बेटे हैं, दोनों में वो बराबर बराबर तकसीम होने हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 की फ्रैक्शन एक बेटे को चले जाएगी, 1/2 की फ्रैक्शन 100 की 1/2 फ्रैक्शन एक बेटे को चले जाएगी, 1/2 फ्रैक्शन दूसरे लड़के को चलेगी। तो 1/2 प्लस 1/2 करें, ठीक हो गया ना जी। ये x1 हो गई पहले लड़के की, ये दूसरे लड़के की फ्रैक्शन, तो बराबर किसके एक के, यानी 100 उसकी एक जायदाद थी ना जो कि 100 खेत थी, तो जितनी भी जायदाद है उसका आधा एक लड़के को हिस्सा मिलेगा, आधा एक हिस्से को मिलेगा। तो सम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 0.5 को अगर आप 100 से ज़रब दे दें तो 50, 0.5 को 100 से ज़रब दे दें तो 50, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाना है 100 हो ही जाना है ना जी। तो इस तरह से अगर जायदाद एक है तो उसका आधा आधा, और अगर जो है वो जायदाद 100 है तो उसका 50-50। सम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बेटा जी फिर x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 किसके बराबर 1 माइनस x2, ये x2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने कहा था x1 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब बेटा जी हम यहां से वैल्यू को पुट करते हैं, पी नॉट x1 की वैल्यू को 1 माइनस x2, p इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू x2। तो इस p नॉट माइनस x2 को इधर भेज दें, क्या हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये p नॉट इधर ही है, हमने इसको इधर भेज दिया, ये वाला p इधर आ जाएगा p। तो बेटा जी p नॉट माइनस p इज इक्वल टू डेल p, जिसको हम क्या कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, जो डिक्रीज आती है, उसका नाम हमने क्या रख दिया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल पी। तो हम यूं लिख सकते हैं कि डेल पी, ठीक हो गया ना जी। तो फिर हम लिख सकते हैं डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। तो बेटा जी स्टेटमेंट नंबर 2 शुरू होगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2। देखें डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है। और अगर हम कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यानी राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसे हमने x2 से रिप्रेजेंट किया। और देख रहे हैं मैंने x बड़े डाले हैं, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी स्टेटमेंट नंबर 2 के बाद अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। तो यही देखें, ये डेल पी ओवर पी नॉट है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना जी। तो भाई यही स्टेटमेंट इधर है। अब इस रेशो को, जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इस रेशो को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो कौन है, रेशो डेल पी ओवर पी नॉट के। ये तो थर्ड स्टेटमेंट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब क्या है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक हो गया, डेल पी ओवर पी नॉट x2। व्हाट इज सिग्निफिकेंस एंड आर या एप्लीकेशंस ऑफ डेल पी ओवर पी नॉट, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की क्या अहमियत है। डेल पी ओवर पी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इस फाइनल रिलेशन को देखें तो इसमें टेम्परेचर फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, टेम्परेचर फैक्टर है नहीं, टी है कहीं इक्वेशन के अंदर नहीं है, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से बेटा जी, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उस सॉल्यूशन में। जितने ज्यादा होंगे उतनी लोअरिंग ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में, उतनी ज्यादा लोअरिंग हो जाएगी किसके साथ कंपेयर किया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में जी। तो एंड इज कांस्टेंट व्हेन इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड। आपने जो है वो मसलन यूरिया इन वाटर लिया है, ठीक है ना जी। वो मसलन मैं आपके एग्जांपल के मुताबिक कर देता हूं कि मिसाल के तौर पर आपने जो है वो अच्छा नहीं, यूरिया वाटर जो है उसकी ये x2 जो है वो कितनी है जी, वो लेट्स सपोज 0.5 है, ठीक है ना जी। आपने ग्लूकोज जो है वो भी वाटर में डाली है, और वो किस में डाली है जी, वाटर में, और वहां पे भी x2 कितनी है, 0.5 है। तो दोनों के लिए डेल पी ओवर पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों के लिए जो है वो डेल पी ओवर पी नॉट, वाटर का जो वेपर प्रेशर लो होगा वो दोनों में एक जैसा होगा, हालांकि वो डिफरेंट किस्म के सॉल्यूट्स हैं। तो ये बड़ा आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।